नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध तो थम गया है, लेकिन लगातार ताज़ा जानकारियां आ रही हैं और हैरान करने वाली जानकारियां आ रही हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर झूठ परोसा जाता है, झूठी बातें फैलाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान पर जो अमेरिका ने पिछले शनिवार को वहाँ के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, उनमें पेंटागन की जो रिपोर्ट है, यानी अमेरिकी रक्षा विभाग की जो रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है वहां के परमाणु कार्यक्रम को। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ जो बमबारी की गई उससे वहां की कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो परमाणु बम और परमाणु उपकरण बनाने के काम में आता है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा है। थोड़ा वो डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि कितना नुकसान इस 12 दिन की लड़ाई में इस्राइल को झेलना पड़ा, चूंकि 12 दिन तक उस तरह से खबरें नहीं आ रही थी। बताया जा रहा है कि कम से कम 300 स्कूल वहां पर नष्ट हो गए हैं। अब इस युद्ध विराम के बाद स्थितियां सामान्य होने लगी हैं और स्कूल भी खुल रहे हैं इस्राइल में। उन्हीं के बाद ये पता लग रहा है कि बड़े पैमाने पर इस्राइल को नुकसान उठाना पड़ा है, जो लगातार ईरान के हमले हो रहे थे, मिसाइल्स के हमले हो रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा झूठा साबित हुआ है, खोखला साबित हुआ है और उन्हीं के देश के रक्षा मंत्रालय की, रक्षा विभाग की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है। उसी में ये बात कही गई है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी जो दावा ईरान कर रहा था कि वहां के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ है, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेगा। और उसने पहले ही हमले की आशंका जब उसको थी, तभी उसने वहां से अपने एनरिच्ड यूरेनियम का जो पूरा भंडार था उसको हटा लिया, कहीं दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को गलत बताया है। इन रिपोर्ट्स को जिन अखबारों ने, जिन मीडिया हाउसेस ने छापा है, प्रसारित किया है, उसको उस पर आरोप लगाए हैं कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन इसको लेकर बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप घिरे नजर आ रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या और कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट कई मीडिया हाउसेस ने वहां पर उनको प्रकाशित की है? और इस खुफिया रिपोर्ट, ये पेंटागन की रिपोर्ट है, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, वहां की ये रिपोर्ट है। जबकि और ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दावे से बिल्कुल उलट है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है ईरान के उन 3 परमाणु ठिकानों को, जबकि इसमें कहा गया है कि केवल कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मुख्य रूप से जो परमाणु कार्यक्रम था वो पूरी तरह से अप्रभावित है ईरान का। हाँ, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से अप्रभावित है। और इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बात समझिए कि ये रिपोर्ट पेंटागन ने बनाई है और पेंटागन की रिपोर्ट पेंटागन के ही लोगों ने लीक कर दी है CNN को और अन्य आउटलेट्स को, और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी किया है। और जो उनकी प्रेस सचिव हैं ट्रंप की, वो बहुत कोस रही हैं उन लोगों को जिन्होंने रिपोर्ट जो लीक कर दी। तो ये, और ट्रंप भी जो कोस रहे हैं इसको। और इसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने इस हमले से पहले ही सारा अपना वहां से संवर्धित यूरेनियम जो था वो हटा दिया था। और जिस फोर्दो की बात की जा रही थी, फोर्दो को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, ये उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर कहा था कि हमने नष्ट कर दिया। हाँ, जिसको साफ तौर पर कहा था कि नष्ट कर दिया है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो है उनको स्ट्रक्चरल कुछ नुकसान हुआ भी है, लेकिन फोर्दो को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ये इन पेंटागन की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। तो ये, इसको लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और इनकी व्हाइट हाउस की सचिव हैं, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, और उन्होंने एक बयान अब जारी किया है और उसे ट्वीट भी किया है व्हाइट हाउस ने। और उसमें कहा है कि यह कथित आकलन पूरी तरीके से गलत है और इसे अति गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फिर भी खुफिया समुदाय में एक अनाम निम्न स्तरीय हारे हुए व्यक्ति, ये इस्तेमाल किया जा रहा है, द्वारा इसे CNN को लीक कर दिया गया। इस कथित आकलन को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से निष्पादित मिशन का संचालन करने वाले बहादुर लड़ाकू पायलटों को बदनाम करने का ये स्पष्ट प्रयास है। हर कोई जानता है कि जब आप 14
30,000 पाउंड के बम को उनके लक्ष्यों पर पूरी तरह से गिराते हैं तो क्या होता है पूर्व विनाश। ये जो था उनका जो इनके प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, इन्होंने ये ट्वीट किया है कि जब आप 30,000 पाउंड के 14 बम गिराते हैं तो क्या होता है पूर्ण होता है। और ट्रंप ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए गुस्सा जो है जाहिर किया है, और उनका जो सोशल है उसमें उन्होंने पोस्ट में CNN की रिपोर्ट पर पलटवार किया और बड़े अक्षरों में लिखा उन्होंने कि इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों से भी एक, और आगे कहा कि ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये उन्होंने कहा कि और ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा। एक बार देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस रिपोर्ट के बाद क्या ट्वीट किया है। ये बोल्ड लेटर्स में उन्होंने लिखा है, फेक न्यूज़ CNN टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी ये कह रहे हैं कि जबकि इतना जो दुनिया का एक सबसे महानतम युद्ध जीता गया है उसको ये दावा कर रहे हैं, जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउस उस पर पानी फेर रहे हैं, गलत उसको झूठ फैलाकर। लेकिन इन जो मीडिया हाउसेज ने जो ये रिपोर्ट छापी है वो रिपोर्ट पेंटागन की है, यानी अमेरिकी रक्षा विभाग की ही रिपोर्ट है, और वो लीक हो गई है। बहुत सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं और एक बार ये फिर दिखा रहा है कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके खिलाफ उनके वहां देश में किस तरह का माहौल है। चूंकि ये रिपोर्ट अगर लीक हो रही है, पेंटागन से कोई रिपोर्ट लीक हो जाना अमलेंदु जी, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। और वो रिपोर्ट तमाम जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, CNN वहाँ का जो सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है, नेटवर्क है, वो इस रिपोर्ट को प्रसारित कर रहा है, बता रहा है। उसके बाद दुनिया के तमाम अखबारों में, समाचार माध्यमों में ये खबर जा रही है। ये यूं ही नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही खबर जा रही है जो रिपोर्ट पेंटागन ने तैयार की है। कोई अखबार, कोई मीडिया हाउस कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं चला रहा है, वो अपने सोर्सेस से कोई रिपोर्ट नहीं तैयार कर रहा है और अपने जानकारी के आधार पर नहीं, बल्कि वो पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला दे रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिकी हमलों के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, और इस तरह की खबरें पहले भी आई थी कि ये कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप जबरदस्ती अपना जो है बता रहे हैं कि साहब नुकसान हुआ है। और इससे पहले ही रिपोर्ट ये भी आई थी समीर जी कि जो उनके बम वर्षक विमान भेजे गए थे B-2 जो कहे जाते हैं, वो उन B-2 ने उन इस्फहान पे और फोर्दो पर बम गिराए ही नहीं हैं। ये रिपोर्ट भी आई, केवल हवाई जहाज मतलब हवाई उड़ाने भरकर वो वापस लौट आए हैं। इस तरीके की खबरें भी आईं, और हो सकता है कि ये सिर्फ बताने के लिए कि हम जो है ईरान पे हमला किया है, ट्रंप ने ये अपना किया हो, घोषित किया हो, इसको लेकर। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं, और इसको लेकर काफ़ी सवाल जो है उठ रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये पेंटागन की चूँकि रिपोर्ट है, पेंटागन यानी कि अमेरिका का रक्षा विभाग, उसकी अगर रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, तो सवाल ये कि उसकी खुफिया रिपोर्ट भी अगर लीक हो जा रही है तो ये ट्रंप प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है कि आपके रक्षा विभाग की अगर खुफिया रिपोर्ट जो है वो लीक होकर और पहुंच जाती है मीडिया के पास, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ सेंधमारी हो चुकी है। जी बिल्कुल हो चुकी है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान में हमले को लेकर वहां पर विरोध हो रहा है, न केवल उनकी अपनी पार्टी में बल्कि विपक्षी दलों में, और आम जनता इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी थी। और बताया जा रहा है कि उसी दबाव के चलते और जिस तरह से ईरान ने प्रतिक्रिया की, हमले किए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, उसको देखते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए इनिशिएटिव लिया, उसके लिए कोशिशें शुरू की। और इजराइल और अमेरिका दोनों ही सीज फायर चाह रहे थे, इसलिए सीज फायर पर सहमति बन गई। लेकिन इसको अब ये जो रिपोर्ट आई है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को खारिज कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, मध्य पूर्व के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके ट्वीट को, उनके बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया है। उनका यह कहना है कि जो भी चैनल, अखबार या संस्थाएं इस खबर को, इस जो लीक हुई रिपोर्ट है उसको प्रसारित कर रही हैं, वो देशद्रोह का काम कर रही हैं। और भी कई बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने
इस सीज फायर के बाद अपने देश में मोसाद के लिए काम कर रहे लोगों के शक में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार 700 लोगों को माफ कीजिएगा 700 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 लोगों को फांसी दे दी गई है। उन पर यह आरोप लगे, उन पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई कि ये लोग इसराइल के लिए काम कर रहे थे। यह भी बड़ी खबर है और ये दिखाए जो ईरान ने जिस तरह से आक्रामक जवाब दिया इसराइल को और अमेरिका को, उसी के रेफरेंस में इसको देखा जा रहा है। एक बड़ा कदम उठाया है और अभी कई और लोग भी इसकी जद में हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, जिन आशंका है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है ईरान में। हाँ, ईरान में ये शुरुआत कर दी गई है। 3 लोगों को बताया जाता है कि वहाँ सजाए मौत दी गई है, फांसी पे लटका दिया गया है। 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ईरान में इजराइल की जासूसी के आरोप में। बड़ा पैमाने पर वहाँ चलाया गया है, क्योंकि जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से, ये कहा गया कि मोसाद ने अपनी गहरी पैठ जो थी वहाँ बना ली थी। इस बीच समीर जी, खबर ये है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने सीधा मोर्चा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर किए गए हमले जो हैं वो गैर कानूनी हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये हमले अवैध हैं, भले ही हम मानते हो कि ईरान की परमाणु क्षमताओं का खात्मा जरूरी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान जो है इमैनुअल मैक्रो का आया है कि ट्रंप के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और इजराइल के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर जो हमले किए गए वो गैर कानूनी थे और किसी भी तरीके से ये हमले अवैध हैं, भले ही हम ये मानते हो कि ईरान की परमाणु क्षमताओं का खात्मा होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी खबर समीर जी है। और इधर ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डोनाल्ड द्वारा युद्ध विराम की घोषणा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की असफलता को दर्शाती है, क्योंकि ये सीज फायर की घोषणा जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की और तब की जब ईरान ने उनके सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले किए, उसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ये कहना है ईरान के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद रजा आरिफ कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा करना डोनाल्ड ट्रंप की असफलता का परिणाम। जी बिल्कुल, ये बात लगातार कही जा रही है कि जब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ और अमेरिका को यह आभास हो गया कि मध्य पूर्व के कई देशों में जो उसके सैन्य ठिकाने हैं वो अब सुरक्षित नहीं है, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर की कोशिशें शुरू कर दी और सीज फायर को लेकर इसराइल ने भी तुरंत सहमति जताई, लेकिन ईरान ने कोई सहमति नहीं जताई। हालांकि ईरान ने यह जरूर कहा कि वो जब हमलों का जवाब दे रहा है, अगर उसके ऊपर हमले नहीं होंगे तो वो फिर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यानी अपनी तरफ से वो हमले नहीं करेगा। लेकिन सीधे तौर पर सीज फायर पर सहमति जताने की जो स्वीकारोक्ति है वो ईरान ने नहीं की। और अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे वो खारिज होते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हीं के रक्षा मंत्रालय की ये रिपोर्ट बता रही है और उन्हीं के देश के मीडिया हाउसेस के जरिए ये रिपोर्ट लीक हुई है जहां पर ये चीजें प्रसारित हो रही हैं। एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, अमलेंदु जी उसके बारे में और विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच में हॉट टॉक हुई है, यानी गाली गलौज तक मामला चला गया है इस पूरे प्रकरण में लेकर, क्योंकि इसराइल को यह आशंका हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप शायद हाथ खींच रहे हैं। पहले तो उन्होंने समर्थन का वादा किया, साथ में लड़ने का वादा किया, लेकिन अब वो लड़ाई से दूर जा रहे हैं और जो अचानक हमला हुआ अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर वो उसी के दबाव का नतीजा है। तो इसराइल के और अमेरिका के बीच भी, या कहें कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, ये साफ पता लग रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, रिश्ते बिगड़ चुके हैं और जो खबरें हैं जो कि इजराइल के मीडिया द्वारा ही दी जा रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि फ़ोन पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉक हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अपशब्दों का प्रयोग नेतन्याहू से किया है और मतलब बुरी तरीके से धमकाया है नेतन्याहू को कि तुम मतलब माहौल ख़राब कर रहे हो। ये ट्रंप ने धमकाया है नेतन्याहू को और नेतन्याहू इस बात को छुपा गए, लेकिन वो चीज़ें बाहर आ गई, मीडिया के सामने आ गई। वहाँ का विपक्ष जो है वो बड़े आरोप जो है वो नेतन्याहू के ऊपर लगा रहा है और कह रहा है कि भाई आपकी जो भी ट्रंप से बातचीत हुई है उसको आप बाहर क्यों नहीं बताते, इसको बताइए। और ट्रंप जो है जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल करना इसराइल के लिए वो अनुचित है, ये वहाँ के विपक्ष का आप कहना है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो
एकदम बिल्कुल चुप लगा गए हैं, खामोशी एकदम नेतन्याहू ने बरत ली है। और ये समझा जा रहा है कि दोनों के बीच संबंध बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि नेतन्याहू जो हैं अब ट्रंप से मुलाकात करने व्हाइट हाउस जाएंगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि अब वो जाएंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन वो बातचीत करने जाएंगे तब कहीं ट्रंप जो हैं वो सार्वजनिक तौर पे बेइज्जती ना करें नेतन्याहू की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल यहाँ भी ये भी उठ रहा है, वहाँ के कॉलम लिखे जा रहे हैं इजराइल के अखबारों में, और वहाँ के जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई इस 12 दिन की जंग से हासिल क्या हुआ। जो लक्ष्य बताया था नेतन्याहू ने कि साहब वहाँ की जो परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना है, और दूसरा बताया था कि खामेनेई को सत्ता से हटाना है। क्या इन दोनों में से एक भी लक्ष्य हासिल हुआ? इजराइल का इतना नुकसान हुआ, ईरान का भी नुकसान हुआ, दोनों देशों का नुकसान हुआ। आखिर इस जंग का नतीजा क्या निकला? तो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, क्या वो लक्ष्य में से कोई भी एक लक्ष्य हासिल हुआ? उत्तर है कि नहीं, दोनों में से कोई भी एक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। ना तो अब खामेनेई को हटा पाए, ना उनके खिलाफ कोई विद्रोह भड़का पाए, बल्कि खामेनेई और मजबूत होकर वहाँ उभरे, और पूरे ईरान में एक ज़बरदस्त तरीके से राष्ट्रवाद की लहर उभरी। और कल जिस तरीके से जश्न मनाया गया है पूरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ जीत को लेकर, वो बहुत एक तरह से कहा जाए दुनिया को चौंकाने वाला है। और बहुत मजबूती के साथ वहाँ बुजुर्ग नेता जो है खामेनेई वो उभरे, और पूरी दुनिया में ये तारीफ हो रही है कि खामेनेई ने दो परमाणु संपन्न राष्ट्र जिनको बताया जाता था, साहब वो परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, उनकी जो सैन्य सुविधाएं हैं वो बहुत उन्नत स्तर की हैं, उनको दोनों के ऊपर हमले करके और दोनों की टखने जो हैं वो तोड़ दिए हैं खामेनेई ने और ईरान ने। तो खामेनेई एक बड़े एक तरह से कहा जाए कि नेता के तौर पर दुनिया में उभरे हैं कि जिन्होंने 2 परमाणु शक्तियों को एक साथ चुनौती दी है। तो ये चीज़ें अब वहाँ आ रही हैं, और नेतन्याहू जो हैं इजराइल में बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू इजराइल में बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं। और इस दिशा में जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा तरीन पेंटागन की रिपोर्ट, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अमेरिकी हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो हैरान करने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत परेशानी खड़ी करने वाली है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे, और यहां तक कि इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद भी जब उस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, अब भी वो उस लीक रिपोर्ट को प्रसारित करने वाले मीडिया हाउसेस की आलोचना कर रहे हैं, उसको देशद्रोही बता रहे हैं, और उस पर यानी अपना जो उनके बयान का जो एक तरीके से कहा जाए कि बयान झूठा साबित हुआ है, उसकी चर्चा करने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में माहौल बना है, ये रिपोर्ट, पेंटागन की ये रिपोर्ट उनके सामने और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी करने वाली है। वहीं अब इसराइल ने भी जिस तरह से अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की इन 12-13 दिनों में जब ईरान के साथ युद्ध चल रहा था, वो सारी जो छिपाने की कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं। अब स्पष्ट हो रहा है कि इसराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि बीच बीच में वहाँ के आधिकारिक तौर पर वहाँ पर जानकारी दी भी गई कि क्या नुकसान हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं तो ये लग रहा है कि इसराइल ने जिस तरीके से गजा पट्टी में एक तरह से तबाही मचाई, उसी तबाही का सामना उसको भी करना पड़ा है ईरान के हमले में। हाँ, उसको भी उस ईरान के हमले में तबाही का सामना करना पड़ा है। और खबर ये भी है कि 13 जून से लेके और 24 जून के बीच में गाजा पट्टी में 1000 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली है इजराइल ने, ये खबर भी आई है। और इसके साथ साथ समीर जी खबर ये आ रही है कि ये जैसा कि ट्रंप ने कहा भी कि नेतन्याहू ने खुद उनसे कहा था कि सीज फायर कराओ, फिर उन्होंने कतर से बात की और कतर ने फिर ईरान से बात करके फिर जो था फैसला किया कि भाई ठीक है सीज फायर कराया जाए। ये ट्रंप ने कहा था। अब ये समझ में आ रहा है कि इजराइल जो है वो घुटनों पर क्यों आया। और ये खबर आई है समीर जी, NBC न्यूज़ जो है उसने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद इजरायली सेना के पास जो उसके प्रमुख हथियार थे वो ख़त्म हो गए, इसलिए घुटनों पे इजराइल आया, ये है। और NBC न्यूज़ ने 2 अज्ञात अमेरिकी हवालों से बताया, अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल के पास अब गोला बारूद की काफ़ी कमी है, ये उसमें कहा गया। और इस रिपोर्ट पर इजराइल की तरफ से कोई भी जो है वो टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। और अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। और 13 जून को इजराइल द्वारा बिना उकसावे के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद अमेरिका ने कथित तौर पर ईरान से आने वाली मिसाइलों को मार गिराने में इजराइल की मदद भी की थी। इसके बावजूद इजराइल के पास अब गोला बारूद की भी कमी है और इंटरसेप्टर्स की कमी है। और ये हम लोगों ने बताया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो थी वो 6 दिन के बाद ही हमने बताया था कि ये 12 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता। और यही हुआ कि 12 दिन के बाद इजराइल जो घुटनों पर आ गया
और उसने खुद ट्रंप से गुहार लगाई कि अब मध्यस्थता करो और इसको लेकर ख़त्म कराओ, सीज फायर कराओ। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स पहले ही आ रही थी और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस्राएली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट वो बनाई गई थी, वो खबर आई थी कि इस्राएल ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, इस्राएल मुश्किल से 10-12 दिनों तक या 2 हफ्ते तक उसका प्रतिरोध कर सकता है। उसके बाद उसके पास हथियारों की और जो उसका डिफेंस सिस्टम है फिर वो इतना मजबूत नहीं है कि उसके बाद भी इन हमलों को झेल पाएगा। उधर ईरान की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि उसके जो भी हमले अभी तक हुए हैं वो सिर्फ दिखावे के हैं, अभी और ज़्यादा गंभीर हमले बचे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस्राएल ने कोशिश की कि सीज फायर हो जाए। और उधर जब अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ कतर में और इराक में, उसके बाद फिर अमेरिका को भी लगा कि इस्राएल के बाद अब ये निशाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे ही होंगे जो मध्य पूर्व के तमाम देशों में फैले हुए हैं, बने हुए हैं और हज़ारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक वहाँ पर तैनात हैं। इनके बाद उसने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस युद्ध विराम का प्रस्ताव ईरान ने स्वीकार नहीं किया और ईरान का कहना था कि अगर हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे तो फिर अपनी तरफ से हम हमले नहीं करेंगे। एक तरीके से देखा जाए अमलेंदु जी तो कूटनीतिक स्तर पर भी ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ा है, क्योंकि उसने पहले हमले नहीं किए लेकिन जवाब उसने ज़बरदस्त तरीके से दिया। हाँ, जवाब उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया। हालांकि ट्रंप की अभी एक जीत हो गई है और ट्रंप की जीत ये हुई है कि उनके खिलाफ जो महाभियोग आया था वो गिर गया है और 79 मतों के मुकाबले 344 मतों के प्रस्ताव से महाभियोग को अस्वीकार कर दिया गया है। ये ट्रंप की एक जीत जो है अभी अमेरिका में हुई, राष्ट्रपति बने रहेंगे, राष्ट्रपति बने रहेंगे, ये उनकी एक जीत जो है अभी ये कही जा सकती है। लेकिन जो दूसरी बड़ी एक खबर है समीर जी, वो ये है कि ब्रिक्स देशों ने इजराइल पे हमले की निंदा की है। ये खबर एक भी और आ रही है कि ब्रिक्स देशों ने जो है इसकी निंदा की है कि और ये कहा है कि संयुक्त बयान जारी किया है कि और कहा है कि मध्य पूर्व को परमाणु हथियारों से मुक्त क्षेत्र बनाने की मांग की है और ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों पर हमले की निंदा जो है वो इन्होंने की है। और इस मांग का विरोध 2004 में संयुक्त राष्ट्र में केवल इजराइल ने किया था। अब जो है समीर जी, एक खबर यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र में जो रूस है उसने इजराइल के दोहरे रवैये को लेकर बहुत ज़ोरदार आक्रमण किया है। और रूस के संयुक्त राष्ट्र दूत वसीली नेवेजन्या जो हैं उन्होंने कहा है कि हमें हैरानी है कि इजराइल ने परमाणु अप्रसार पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने का आग्रह किया है, जबकि इजराइल परमाणु अप्रसार संधि का पक्षकार नहीं है और कहा जाता है कि उसके पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं। तो इस पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि उसके पास 90 परमाणु हथियार हैं उसके और वो इसका संधि में शामिल भी नहीं है, फिर भी वो इसमें भाग लेने की बात कर रहा है। तो आखिर क्यों कर रहा है? तो ये रूस ने उन पर हमला बोला है। जी, तो इस्राइल का ये पता लग रहा है कि जिस तरीके का दावा था कि उसकी कितनी सैन्य मजबूती है, डिफेंस सिस्टम उसका कितना मजबूत है, किसी भी तरह के हमलों को कैसे वो नाकाम कर सकता है, वो सारी चीज़ें उनका पर्दाफाश हो गया ईरान के हमले में। क्योंकि जिस तरह से कई शहरों को, राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों के अलावा भी कई शहरों को जिस तरह से नुकसान हुआ, वहाँ की तबाही की जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे ये साफ है कि बहुत सारे मिसाइल के हमलों को नाकाम करने में इस इस्राइल के इंटरसेप्टर और उसका डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, वो उसको नहीं कर सका। और सबसे ज़्यादा जो सवाल उठे हैं वो इस्राइल की इंटेलिजेंस यूनिट जो है मोसाद, उस पर उठे हैं कि उसको किस तरीके से जानकारी नहीं हो पाई। यहाँ गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण इमारतों पर भी हमले हो गए ईरान की तरफ से और वो उसका पता लगाने में नाकाम रहा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही इस्राइल और अमेरिका ने सीज फायर की कोशिश की। सीज फायर अब हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसराइली और अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये आ रही हैं, ये भी नहीं है कि कहीं और से आ रही हों, वो ये बता रही हैं कि कैसे दोनों देशों ने अपनी फेस सेविंग, सीज फायर के ज़रिए अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश की है। अन्यथा इनको ये आभास हो गया था कि बड़ा नुकसान इन्हें झेलना पड़ सकता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद सीज फायर के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और इन जो हमले जब हुए अमलेंदु जी, उसके बाद अमेरिका की तरफ से ऐसा माना जा रहा था कि वो एक ज़बरदस्त कार्रवाई करेगा ईरान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उसने कोई कार्रवाई करने की एक तरह से कहिए सोची ही नहीं। अब ये चाहे उसका अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके देश में जिस तरह से एक जनमत तैयार हो रहा था उसका दबाव हो, या फिर
और भी वजहें हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल शांत पड़ गए। उन्होंने आगे फिर कोई भी कार्रवाई करने की नहीं सोची, बल्कि कोशिश करने लगे कि अब किसी तरह से युद्ध रुक जाए, सीज फायर हो जाए। हाँ बिल्कुल, एक तो समझ में ये भी आ गया समीर जी कि इसका नुकसान अमेरिका को ज़्यादा होगा अगर वो युद्ध में आगे बढ़ते हैं, चूंकि ईरान अब सीधे सीधे मार करेगा। उसने ये पहला संकेत दिया सिर्फ टेस्ट करके कि हम आपके सारे जो सैन्य अड्डे हैं वो हमारी मिसाइल्स की रेंज में हैं। इजराइल तो दूर है मगर आप नज़दीक हैं, आपके अड्डे जो हैं, और वहाँ से वो मार करता। और अगर इन अड्डों पे ही मार होती समीर जी तो फिर मुश्किल हो जाता अमेरिका के लिए ईरान पर कोई हमला कर पाना, क्योंकि वो सबसे पहले अड्डे ही तबाह होते। तो इसलिए जो दिक्कतें सामने आ जाती हैं, और पोल जिस तरीके से इजराइल की खुली उसी तरीके से पोल अमेरिका की भी खुल जाती कि दुनिया का दरोगा जो अपने को समझता है वो अंदर से कितना खोखला है। तो ट्रंप ने इस सीज फायर के जरिए जो है वो ये कोशिश की, एक तरीके से अमेरिका की भी इज्जत बचाने की कोशिश की है और अपनी पोल खुलने से भी बचाई है, और इसराइल को भी मरने से बचा लिया है। ये भी है। तो एक साथ कई सारे कदम जो हैं उन्होंने उठाए हैं, और इसीलिए पलटकर उन्होंने कोई वार नहीं किया। यहाँ तक कि समीर जी कि जब ईरान ने हमले किए सैन्य अड्डों पे, उसके बाद उनका तुर्क सोशल भी खामोश रहा, कोई उन्होंने टिप्पणी उस पे कोई बयान उनका नहीं आया। जब बयान आया भी तो बयान यही आया कि सीज फायर हो गया है, ये आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने पलटकर वार नहीं किया, और यही समझाता है इसलिए पलटकर वार नहीं किया कि ये अगर पलट के अमेरिका हमला करता ईरान के ऊपर और ईरान फिर पलटकर हमला करता तो उसमें नुकसान अमेरिका को होता। ईरान तो तैयार बैठा ही था कि हम तो तबाह होने ही हैं, पर हम तबाह ऐसे नहीं होंगे, आपको तबाह हम करेंगे। तो ये समझ में आ गया था असल में ट्रंप को, और इसीलिए फिर वहां से बैक हुए। और ये जो पोल खुलने की बात है कि उसका कितनी मजबूत सैन्य तैयारी है, उसकी पोल खुल भी गई। खुद पेंटागन की अब रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर, 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की, और ये दावा किया खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्र के नाम संबोधन किया उन्होंने इन हमलों के बाद कि पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है ईरान के परमाणु ठिकानों को। लेकिन अब उन्हीं के रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट बता रही है, जो लीक हो गई है रक्षा मंत्रालय से ही, पेंटागन से ही, उसका यह कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को। यानी पेंटागन की रिपोर्ट ये उस ईरान के दावे की पुष्टि कर रही है जो ईरान ने उसी दिन कह दिया था कि हमारे परमाणु कार्यक्रमों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ इमारतों को जरूर इन हमलों से नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा परमाणु कार्यक्रम उसी तरह से जारी रहेगा जैसे अभी चल रहा है। हाँ, ये उसने साफ तौर पे कह दिया, उसी तरीके से जारी रहेगा और कोई निगोशिएशन नहीं हो। देखिए यहाँ ईरान किस तरीके से ताकतवर बनकर उभरा है कि एक तो उसने अपनी शर्तों पे उसने कहा कि अगर सुबह 4 बजे तक इजराइल रोक देगा हम रुक जाएंगे। हमला हमने नहीं किया, इजराइल ने किया था, तो इजराइल जो है वो रोके, हम रुक जाएंगे। और कोई उसने नहीं कहा कि हम आगे नहीं करेंगे या करेंगे। अब उसके ऊपर कोई दबाव डाला भी नहीं जा सकता। अब उसके पास वैध कारण है, वो कहेगा हमें अपना परमाणु जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। रूस और उत्तर कोरिया दोनों उसकी साफ तौर पर मदद कर रहे हैं, खुलकर मदद कर रहे हैं। वहाँ के बल्कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि हम उसको परमाणु हथियार भी देंगे। उत्तर कोरिया ने भी कह दिया हम परमाणु हथियार भी देंगे। तो परमाणु हथियार दें या ना दें, लेकिन पुतिन ने भी एक बार फिर दोहराया है कि हम साथ में थे और अभी भी साथ में हैं, आगे भी रहेंगे नहीं। और साथों पे कह दिया कि जिस तरीके की भी मदद की आवश्यकता होगी हम पूरी तरीके से मदद देंगे। ये पुतिन ने साफ तौर पर कर दिया है। और वहाँ संयुक्त राष्ट्र में जो रूस के प्रतिनिधि हैं वो साफ तौर पर इजराइल की भर्त्सना कर रहे हैं। तो यानी एक तरीके से समझ में आ गया कि दुनिया जो है वो फिर द्विध्रुवीय कही है, बहुध्रुवीय हो रही है। और अमेरिका जो खुद को सोवियत संघ के विघटन के बाद ये समझने लगा था कि अब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, पूरी दुनिया का दरोगा केवल अमेरिका है, वो भ्रम टूट गया है। अमेरिका की दादागिरी का भी भ्रम ईरान ने तोड़ दिया है, इजराइल को तो तोड़ा ही तोड़ा है। जी बिल्कुल। और ये रिपोर्ट ये बता भी रही है, जो कि पेंटागन की रिपोर्ट है, कि किस तरीके से ये हमला नाकाम रहा जो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति खुद उसका दावा भी कर रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट ने यह बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा पूरी तरह से गलत है, और अमेरिकी जो हमला था वो भी किस तरीके से वो नाकाम रहा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। जबकि ये जो इसको ब्लास्ट करने की जो क्षमता थी इन बमों की, जिनको कहा जा रहा था कि अंडरग्राउंड परमाणु कार्यक्रमों को जो यूरेनियम ये एटॉमिक सेंटर है,
उनको नष्ट करने की क्षमता इन्हीं बमों में है, अमेरिका के ही पास है और किसी में नहीं है, तो वो भी बिल्कुल स्थिति साफ हो गई कि उसकी ये क्षमता भी उस पर अप टू द पॉइंट नहीं रही और उसकी जो सैन्य नाकामी है वो सामने आ गई। यही वजह बताई जा रही है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप खुद सीज फायर के लिए कोशिशें करने लगे। वो चीज़ें अब साफ दिखाई पड़ रही हैं। और इधर ईरान में अमेरिका और इसराइल दोनों के खिलाफ जिस तरह से जीत हासिल हुई है, वहाँ के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसको लेकर ज़बरदस्त पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं और सत्ता के साथ यानी नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई के साथ वहाँ की जनता खड़ी दिखाई पड़ रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं और सरकार के साथ लोग खड़े हैं। और जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि सवाल ये उठ रहा है वहाँ पर, वहाँ की यानी अमेरिका की जनता और इसराइल की जनता ये सवाल उठा रही कि आखिर इस 12 दिन की लड़ाई में हासिल क्या हुआ। न तो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को कोई नुकसान हुआ और न ही खमेनेई को सत्ता से हटाया जा सका, या वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश की जा रही थी कि अपनी कोई एक अपनी हिसाब की वहाँ पर सरकार बनाई जाए, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। तो इतना जो कुछ नुकसान हुआ, हथियारों का नुकसान हुआ, पैसे की बर्बादी हुई, लोग मारे गए, इन सब से हासिल क्या हुआ? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसमें जो घिरे नज़र आ रहे हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। घरेलू मोर्चों पर भी और बाहर से भी, चूंकि तब दुनिया के तमाम देश निंदा कर रहे हैं इस हमले की। अमेरिका के हमले की तो सबसे ज़्यादा निंदा हो रही है, यूरोपियन यूनियन से लेकर G7 के देश तक उसमें अमेरिका के साथ खड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जबकि जैसा हमने बताया कि मैक्रो ने तो खुलकर जो कह दिया है कि इसकी हमले की निंदा की जानी चाहिए। और इधर समीर जी एक झटका जो है वो लगा है ट्रंप को, और झटका ये लगा है कि आज यानी बुधवार को अमेरिकी सरकार ईरान पर जो उसने हमले किए थे उसको लेकर ब्रीफिंग देने वाली थी कांग्रेस में, यानी वहाँ की संसद में, उसको वहाँ स्थगित कर दिया गया है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ये स्थगित क्यों किया गया है, और ये अब जो कल जो है वो किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ताकि रक्षा सचिव जो है पीट हेगसेथ और विदेश सचिव मार्को रूबियो जो है इसमें भाग ले सकें, इसलिए इसको टाला गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये टाला जाना जो है ये इस रिपोर्ट की लीक होने के बाद जो है ताकि इस पर बवाल ना हो, इसके लिए जो है ये इसको टाला गया। और हो सकता है कि इस बृहस्पति से भी इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये सामने आ रहा है। और सीनेट डेमोक्रेटिक नेता हैं चक शूमर, उन्होंने कहा कि ये अपमानजनक है कि प्रशासन ने ब्रीफिंग स्थगित कर दिया। उनका कहना है कि प्रशासन के लिए कांग्रेस को सटीक रूप से सूचित करने का कानूनी दायित्व है। वे किससे डरते हैं, वे कांग्रेस को महत्वपूर्ण विवरणों में शामिल क्यों नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर जो ये कहा गया है। तो इसका मतलब समीर जी कि ट्रंप वहाँ अमेरिका में अंदरूनी राजनीति में भी अब काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक सांसद पहले ही कह रहे थे कि अगर ईरान पर हमला करना है तो उससे पहले वहाँ संसद की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन संसद की अनुमति नहीं ली गई। और बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के कई सांसदों ने भी इसका विरोध किया और ये कहा गया कि ये फैसला वहाँ ईरान पर हमला करने का एक तरफा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसको लेकर वो तभी से घिरे हैं। अब जब ये रिपोर्ट आ रही है कि उस हमले का कोई फायदा भी नहीं हुआ बल्कि अमेरिका की इज्जत पर ही बट्टा लगा है, दावा कर रहा है राष्ट्रपति की वहां पर हमने नष्ट कर दिया है, और वहां अपने ही रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आ रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, विपक्षी दलों के भीतर भी और अपनी पार्टी के भीतर भी, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर भी ईरान पर हमले को लेकर एक मत लोग नहीं थे। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी बताया जा रहा है कि जब ईरान पर हमला करने की बात हो रही थी तो उन्होंने इसका विरोध किया था। हाँ, बिल्कुल उसका विरोध किया था जेडी वेंस ने, और जेडी वेंस भी इस पक्ष में नहीं थे कि ईरान पर हमला किया जाए। और इसीलिए जेडी वेंस जो हैं वो अब ट्रंप का उस तरीके से बचाव करते हुए दिखाई नहीं पड़े हैं, हाँ। जैसा पहले वो हर मामले में आगे बढ़कर बचाव करते थे। और ट्रंप की जितनी भी डील, जिसे ट्रंप कहते हैं कि डील जो है, मतलब भारत और पाकिस्तान के संबंध में भी उन्होंने डील शब्द का इस्तेमाल किया, ईरान और इजराइल के संबंध में भी उन्होंने डील शब्द का इस्तेमाल किया। तो अब जो डील्स हैं उनमें जेडी वेंस की जो है वो कम उपस्थिति देखी जा रही है और बचाव करते हुए कम नजर आ
रहे हैं। हालांकि चूंकि उपराष्ट्रपति हैं और ट्रंप की पार्टी से ही हैं, तो ट्रंप का थोड़ा बहुत बचाव तो करेंगे, जो उनका दायित्व बनता है वो करते हैं। लेकिन इस बीच समीर जी एक बहुत भयंकर खबर जो है वो है, और वो खबर ये बताती है कि अमेरिका किस तरीके से दुनिया में मानवता का सबसे बड़ा हत्यारा है। ये है ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के विश्लेषण के अनुसार 2001 से अमेरिका के नेतृत्व वाले जो युद्ध हैं उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और 9/11 के बाद के संघर्ष के क्षेत्रों में लगभग 9,40,000 लोगों की प्रत्यक्ष मृत्यु का कारण बने हैं। ये अमेरिका द्वारा जो युद्ध की गई प्रत्यक्ष, और अगर इसमें अप्रत्यक्ष मौतें जोड़ ली जाएं, भूख से, दवाइयों के ना मिलने से, पानी की कमी से, तो ये जाकर 3.5 मिलियन जो है यानी लगभग 35 लाख लोगों की मृत्यु का कारण ये बने हैं। तो ये इसमें ये साफ तौर पर है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें अप्रत्यक्ष मौतें शामिल नहीं है, यानी भोजन, स्वास्थ्य सेवा या युद्ध से संबंधित बीमारियों तक पहुँच के नुकसान के कारण हुई मौतें। इन प्रत्यक्ष मौतों का अनुमान 3.6 से 3.8 मिलियन है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौतों की कुल संख्या 45 लाख से 47 लाख के बीच हो गई है, और ये बढ़ती जा रही है। और रिपोर्ट ये कहती है कि इस दौरान कम से कम 30,000 अमेरिकी सैन्यकर्मी, समझ लीजिए ये जो 45 लाख हैं इनमें 30,000 अमेरिकी सैन्यकर्मी भी हैं जिनकी जानें गई हैं। ठेकेदार और सहयोगी सैनिक भी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें कम से कम 7,052 सैनिक, 8,189 ठेकेदार और 14,874 सहयोगी सैनिक शामिल हैं। ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जान जाने का, जितनी जानें जो हैं किसी महामारी से नहीं जाती हैं, उससे ज़्यादा जानें अमेरिका ने ले ली हैं इन 2001 से और 2025 के बीच, यानी लगभग कहीं आप 24 वर्षों में छोटे मोटे जो भी युद्ध या प्रॉक्सी वार चलते रहते हैं उनके जरिए। और ये एक महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी कि अब जब ये डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्होंने अमेरिका की जनता से ये वादा किया था कि पुराने राष्ट्रपति जिस तरह से मध्य पूर्व के युद्धों में या दूसरे जगहों के युद्धों में अमेरिका को इन्वॉल्व करते थे, हम उस तरह से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ईरान के साथ इसराइल ने जब हमला किया, ईरान के विरोध में अचानक उतर आए। पहले तो ईरान का जो अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि हम इस युद्ध में शामिल हैं, लेकिन अचानक हमले शुरू कर दिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये जो उनका एक तरह से दोहरा रवैया है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही कि आपने वादा कुछ किया था अमेरिका की जनता से, और आप एक जहां कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उस युद्ध में आपने अमेरिका की जनता को, अमेरिका को धकेल दिया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बुरी तरीके से घिरे नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके खिलाफ पूरे अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी तमाम नीतियों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर ही रहे थे। ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर अमेरिका को ईरान युद्ध में क्यों झोंका डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ, बिल्कुल ये सवाल उठा है, और ये वहाँ के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ व्हिप हैं उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई आपने झोंक दिया, ये हमारा युद्ध नहीं था, तो आपने क्यों झोंक दिया, और अगर इसके दुष्परिणाम होंगे और वहाँ हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप घिरने लगे थे, और उनकी पार्टी के ही 3-4 सांसद जो थे वो खुलकर ट्रंप के खिलाफ बयान देने लगे, और ट्रंप उनको ट्रोल करने लगे खुद। तो ये परिस्थितियाँ बनी। तो ये एक तरीके कहा जाए मिस फायर जो है ये ट्रंप का एडवेंचर कर गया कि ईरान के ऊपर हमले करना। तो और इसको लेकर फिर बाद में समझ में आ भी गया ट्रंप को कि ये गलत जो कदम उठा लिया गया है, तो उसके बाद फिर वो लौटे हैं, और फिर उन्होंने अब वो सफाइयाँ देने का क्रम जो है वो चालू हो गया है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि, और सवाल ये वहाँ भी पूछे जा रहे हैं अमेरिका में भी, कि भाई इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ। बिल्कुल जी, आपने अगर मान लीजिए इतने बम गिराए भी, जैसे आप कह रहे हैं कि साहब 30,000 पाउंड के हमने 14 बम गिराए वहाँ, तो अगर आपने 30,000 पाउंड के 14 बम गिराए और आपके 150 लड़ाकू विमानों ने इसमें सीधा हिस्सेदारी की, तो इतना खर्चा क्यों किया गया, ये सवाल भी उठ रहे हैं। एक तो आप जो कर रहे हैं, दूसरी बात समीर जी जो महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप ने भले ही वादा किया कि वो युद्धों से बाहर निकालेंगे, अमेरिका की जनता युद्ध की विरोधी है, वहाँ खूब प्रदर्शन होते हैं युद्धों के खिलाफ। वियतनाम में जब अमेरिका युद्ध कर रहा था तब भी वहाँ प्रदर्शन होते थे, जब अफगानिस्तान में था तब भी प्रदर्शन होते थे, अभी जब ईरान पर हमला कर रहा था तब भी वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या जो वहाँ की सरकारें हैं, वो दोनों ही डेमोक्रेट हों या चाहे रिपब्लिकन हो, दोनों ही जो हैं वो
युद्धों में लगातार लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं युद्ध भड़काते रहते हैं। उसका जो मुख्य कारण समझा जाता है समीर जी, वो ये समझा जाता है कि वहाँ का अमेरिका का जो सबसे बड़ा कारोबार है वो कारोबार है हथियारों का, हथियारों की बिक्री, हथियार बनाना। और जो हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं वो अधिकांश जो हैं वो यहूदी हैं, और जो दोनों पार्टियों को जो चंदा देते हैं उनमें भी अधिकांश यहूदी उद्योगपति हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि अमेरिका लगातार युद्ध में क्यों लगा रहता है, दुनिया भर में युद्ध क्यों भड़काता रहता है, क्योंकि जो वहाँ की राजनीति है वो युद्ध के जो व्यापारी हैं उनके पैसे से चलती है। तो चाहे वो रिपब्लिकन्स हों और चाहे डेमोक्रेट्स हों, दोनों दुनिया में जगह जगह युद्ध भड़काते रहते हैं। उनको लगता है कि जब युद्ध भड़केंगे तो उनके हथियारों की बिक्री होगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो बूम करेगी, और ऐसा होता भी है। ऐसा होता भी है। वजह है कि केवल मध्य पूर्व में 24 साल में उन लोगों ने 10 लाख से ज्यादा लोग बता रहे, करीब 10 लाख लोग मारे गए। हाँ, 10 लाख लोग करीब मारे गए, 9,40,000 प्रत्यक्ष रूप से। जो ये कह लीजिए कि इनडायरेक्टली तो उसमें करीब 35 लाख लोगों की जान चली गई है। 35 लाख की इनडायरेक्टली गई है, और इनको 10 लाख को जोड़ लीजिए तो ये 46 लाख से लेकर 49 लाख के आसपास होती है। यानी जो भूख से मरे, दवाइयों की कमी से मरे, बीमारियों से मरे, उन सबको मतलब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स उनसे जो मरे वो अलग है। पर्यावरण को जो आपने नुकसान किया वो तो इसमें जुड़ा ही नहीं है कि पर्यावरण आपने बम फोड़े तो उनसे पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ, उससे कितने लंबे समय तक प्रभाव हुआ, ये सब तो अलग है। तो यानी अमेरिका किस तरीके से दुनिया भर में मानवता के प्रति अपराध करता रहता है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुलकर आ रही हैं। और जो 50 साल के बाद समीर जी वहाँ मालूम पड़ता है कि रिपोर्ट आती है और उसमें स्वीकार किया जाता है कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ तख्ता पलट कराए, अमेरिका ने कहाँ कहाँ राष्ट्राध्यक्षों को मरवाया, कहाँ कहाँ उसने जो है लोगों की जानें ली। वो सारी रिपोर्ट्स आने लगती हैं। यहाँ तक आता है कि जो रासायनिक एक तरीके से हथियार हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करता है, खासतौर से जो अफ्रीकन देश हैं उनमें किस तरीके से वहाँ लोगों की जानें ली गई हैं इन रासायनिक हथियारों के जरिए। ये भी रिपोर्ट सब सामने खुलकर आई है। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है, और जो उसमें बातें कही हैं रिपोर्ट की, जो पॉइंट्स हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं कि 24 साल में इस पूरे मध्य पूर्व के इस लड़ाई में जो अमेरिका वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है उसमें कम से कम 10 लाख लोगों की सीधे तौर पर जान गई है, और इनडायरेक्टली और भी कई ज़्यादा करीब 35 लाख लोगों की जानें गई हैं। और ये चीज़ें हैं। और इधर ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे लॉन्च हो गया, यानी अंतरिक्ष के मिशन पर निकल गया है। 41 साल के बाद कोई भारतीय भी इस मिशन का हिस्सा है। इस मिशन को तकनीकी खामियों और तमाम दूसरी समस्याओं की वजह से कई बार टाला जा चुका। इस बार भी उस पर आशंकाएं थी, लेकिन आखिरकार ये मिशन अपने रास्ते पर, टारगेट पर ये रवाना हो गया है। एक्सियम 4 मिशन एक कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट है। ह्यूस्टन की कंपनी एक्सियम स्पेस इस अभियान को चला रही है। नासा ने जानकारी दी है कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले जो और अंतरिक्ष यात्री हैं, एक तो भारत के शुभांशु शुक्ला हैं, उसके अलावा पोलैंड के स्लोवोज्ड अजानस्की, और हंगरी के टिबोर कापू, और अमेरिका की पेगी विटसन है। ये अंतरिक्ष यात्री वहाँ 2 हफ्ते तक रहेंगे। ये बड़ी खबर है। पिछले कई बार ये मिशन तैयारी हुई, जाने को तैयार हुआ, लेकिन कुछ न कुछ खामियां आई जिसकी वजह से रोकना पड़ा, और आज आखिरकार ये मिशन रवाना हो गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर। ये बड़ी खबर है। और उसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी उसमें जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ के, और उसको लेकर भारत में तमाम जगहों पर एक खुशहाली है, लोग प्रसन्नता अपनी जता रहे हैं। और उसमें चूंकि शुभांशु शुक्ला तिरंगा लेकर जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। इससे पहले 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष पर। तो ये एक बड़ी खबर आई कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गया है ये एक्सियम 4 मिशन, इसको नाम दिया गया है। और इधर अमेरिका में ईरान और इस्राइल के युद्ध के बीच तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर और जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, हैरान करने वाली खबर है, वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को उन्हीं के देश के रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया है।
हाँ बिल्कुल, उन्हीं के देश के रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया, उनके ही रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया है। हाँ। जिसके वो राष्ट्रपति हैं उसके ही रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया है। और इधर एक और बड़ी खबर समीर जी आ रही है, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईरान ने जो है मतलब दबा लिया है इजराइल और अमेरिका दोनों को, और अब ईरान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, और उस प्रस्ताव के तहत अब जो IAEA है, UN की जो परमाणु निगरानी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी, उसके साथ किसी भी तरह के सहयोग को निलंबित करने का विधेयक पारित कर दिया है। और इस योजना के तहत अब IAEA जो है उसके निरीक्षक केवल सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो ईरान की है उससे स्पष्ट अनुमोदन के साथ ही ईरान में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि एजेंसी देश की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी देती है तभी, मतलब गारंटी देती है उसके बाद ही, और उसके लिए भी उससे परमिशन लेनी पड़ेगी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से, तभी देश में प्रवेश कर पाएंगे। यानी अब आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि ईरान अपना कार्यक्रम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो NPT में था, शांतिपूर्ण कर रहा है या वो परमाणु बम बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र भी अब उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र की कहीं कोई भूमिका दिखाई नहीं पड़ी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र नाकारा साबित हुआ और सिर्फ एक बयान जारी करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र कुछ कर ही नहीं पाया। ना ट्रंप को रोक पाया और ना इजराइल को रोक पाया। इजराइल को तो गाजा में भी नहीं रोक पा रहा है। अक्टूबर 2023 से लगातार जो है 10-10 दिन में 1,000 लोग निरपराध जो हैं वो मारे जा रहे हैं, और अब तक जो है लगभग 56,000 लोगों की जान जो है वो इजराइल ले चुका है गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से। तो वहाँ भी फेल हुआ है यूनाइटेड नेशंस। तो इसलिए जो है अब ये यूनाइटेड नेशंस भी नहीं कर पाएगा। यानी कि ईरान ने अपना हाथ अपना ऊपर कर लिया है, और ईरान और इजराइल को वो आराम से बैठकर तेहरान में बैठा हुआ चढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि इस पूरे युद्ध में ये जो 12 दिन की लड़ाई रही, जिसको 12 दिन का युद्ध कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने उसमें, और इस युद्ध में इस्राइल और अमेरिका दोनों की सैन्य तैयारियों, सैन्य मजबूती की बुरी तरह से पोल खुली है। उससे ये पता लगा है कि ये दोनों ही देश कितने मजबूत हैं। इस्राइल अमेरिका की बदौलत ही आसपास के मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ विवाद करता था, युद्ध करता था, लेकिन 12 दिन की जो ईरान ने उस पर हमले किए उसमें ये पता लग गया कि कितनी मजबूत तैयारी है इस्राइल की। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि उसके पास हथियार अब खत्म हो गए हैं, यानी अब नए सिरे से अगर अमेरिका फिर से हथियार नहीं देता है तो शायद वो 2-4 दिन तक भी अब युद्ध न कर पाता। ऐसी खबरें आ रही हैं, और ये खबरें पहले ही आ गई थी। एक रिपोर्ट आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसमें ये कहा गया था कि मुश्किल से 2 हफ्ते तक इस्राइल प्रतिरोध कर सकता है ईरान के हमलों का, उसके बाद उसकी क्षमता नहीं है। और ये रिपोर्ट दोबारा आ रही है, इस्राइल की तरफ से ही आ रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध साबित हुआ है ईरान के लिए। पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में उसकी एक अपनी एक अहमियत उसने अपनी साबित की है। निश्चित तौर पर वहाँ जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है तो उसके पीछे ये कारण है, और बताया जा रहा है कि अमेरिका और इस्राइल दोनों को ही युद्ध में परास्त किया गया है। उस जो वहाँ पर जश्न की भी हम लोग तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अब परमाणु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी जिस तरह से आंख दिखाई है ईरान ने, उससे ये साबित हो गया है कि परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रखेगा बल्कि उसको और तेज करेगा। वो हाँ बिल्कुल तेज करेगा, ये स्पष्ट हो गया। चूंकि आप जो विधेयक पारित कर दिया है तो ये साफ तौर पर एक तरीके से NPT से बाहर निकलने का ही ये रास्ता है। अब ये विधेयक पास हुआ, उसके बाद NPT से बाहर निकलने का पास कर देगा। तो अभी तो NPT में है, लेकिन ये है कि जो IAEA के जो आएंगे निरीक्षक वो तभी आएंगे जब आप उनकी सुरक्षा की गारंटी देंगे परमाणु संयंत्रों की। और अभी आरोप ये लगे समीर जी कि जो सूचनाएं थी कि कहाँ परमाणु संयंत्र स्थित हैं और कहाँ उनके निशान ठिकाने हैं, ये सारे IAEA ने ही इजराइल को और अमेरिका को बताया है। ये आरोप लगे, और साफ तौर पर जो ग्रोसी है इसके डायरेक्टर जनरल, उसको निगरानी की ये परमिशन संयुक्त राष्ट्र से मिली है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो निगरानी और पता लगा के किसी दूसरे देश को सूचना दे। वो अपने तक ये खुफिया जानकारी होती, लेकिन उसने लीक की। हाँ उसने लीक की, हालांकि उन्होंने इनकार किया जो ग्रोसी है उसके डायरेक्टर जनरल कि हमने ये लीक नहीं किया। पहुंची कैसे उनके पास? कैसे सवाल ये कि ठिकाने कहाँ हैं और कहाँ बम गिराए जाने हैं, ये सूचनाएं कैसे पहुंची? तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल IAEA के ऊपर ही उठ रहे हैं कि उसने ही ये ठिकानों की सही सूचनाएं होती हैं वो इजराइल और अमेरिका को दी। तो ये IAEA जो है इसके ऊपर ये अगर है तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी बहुत गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशंस जो है वो अमेरिका की और इजराइल की चेरी बन गया है। ये सवाल भी उठते हैं। तो ये इसलिए ही उससे बाहर जो है वो निकलने का रास्ता ईरान ने
अपनाया है। जी बिल्कुल, उससे एनपीटी से बाहर यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, परमाणु अप्रसार संधि, उससे बाहर निकलने का रास्ता अपनाया है। लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया है इसराइल की संसद ने कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी अपने परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने की अनुमति उस तरह से नहीं देगी जैसी अब तक जिस तरह से वो कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की जो एक कह लीजिए कि अहमियत बहुत कमज़ोर हुई है, उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है और पूरी तरह से उसकी प्रासंगिकता अब खत्म होती जा रही है। उसका एक नतीजा, एक बड़ा उदाहरण अब पेश किया है इसराइल ने भी कि उसने इस पूरे युद्ध में उसकी जो भूमिका रही उसको देखते हुए अब उसने भी आंख दिखानी शुरू कर दी है। पूरे इस युद्ध में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा संयुक्त राष्ट्र। और यही नहीं, पिछले करीब 2 साल से इसराइल जो गजा में हमले कर रहा है, वहां पर तमाम फलस्तीनियों को मार रहा है, उस पर भी वो खामोश रहा, केवल बयान जारी कर देता है। मानवीय वहां पर जो दिक्कतें हैं, वहां राशन की लाइन में लगे लोगों को मार दिया जा रहा है, इन सब पर भी कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। तो अब ये ईरान का भी जो वहां की संसद ने पारित किया है, ये उसके लिए एक और बड़ा झटका है। हाँ बिल्कुल, ये अमेरिका के लिए भी झटका है और इजराइल के भी झटका है। चूँकि अब आईएई के जरिए जो आपको सही ठिकाने मिल जा रहे थे वो अब नहीं मिल पाएंगे। ये भी एक तरीके से आरोप है कि भाई जो सूचनाएं थी वो अब नहीं मिल पाएंगी और ये अब आप उस पर निगरानी भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि अब दबाव आप नहीं डाल सकते, चूँकि आप तो कह रहे थे नेगोशिएशन के टेबल, अब तो साफ तौर पर कह रहा है ईरान की, भाई जब हमारी वार्ता 15 जून को होनी थी तो आपने 13 जून को हमला क्यों कराया। अब तो अब ये साफ आ गया कि अमेरिका साथ में है। अमेरिका ने भी जब हिस्सा ले लिया उसमें, तो अब तो अब वार्ता का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सब नष्ट कर दिया, तो ठीक है, आप कह रहे हैं नष्ट कर दिया तो आप मानते रहिए नष्ट हो गया। ईरान कब कह रहा है कि आप मत मानिए कि नष्ट हो गया? ईरान तो कुछ नहीं कह रहा है कि आप मानिए कि मत मानिए, आप ही कह रहे हैं कि नष्ट हो गया ईरान का सब कुछ, तो ठीक है आप मानते रहिए, लेकिन वो आपको अंदर नहीं घुसने देगा। ये ईरान ने अब स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, अपने परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी के लिए, उनकी चेकिंग के लिए वो अपने देश में अब नहीं घुसने देगा, ये स्पष्ट हो गया है। और बार बार ईरान की तरफ से कहा भी जा रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखेगा। यानी इसराइल और अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र के जरिए, उसकी एजेंसीज के जरिए ईरान पर दबाव अभी तक बना लेते थे, अब वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है पूरी तरह से इस युद्ध के बाद। ये जो 12 दिन तक युद्ध चला है, निश्चित तौर पर इसमें जो बड़ा सेटबैक लगा है, इसराइल को तो लगा ही है, अमेरिका को भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और एक आशंका जो उसके सैन्य ठिकानों पर, मध्य पूर्व में जो उसके सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमले की आशंका या उन पर खतरे की आशंका भी बढ़ गई है। अब अमेरिका कोई भी कदम इतनी जल्दी ईरान के खिलाफ शायद ही उठा पाए इस पूरे 12 दिन की इस लड़ाई के बाद। और जिस तरीके से उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया अमेरिका ने, उसकी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका की भी अब स्थिति बहुत कमज़ोर, और न केवल ईरान के संदर्भ में बल्कि मध्य पूर्व में भी जिस तरह से इसराइल और अमेरिका दोनों अपनी एक सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते थे, उसमें भी अब एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और एक आया दादागिरी जो है अमेरिका की, वो एक मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है कि अब दादा जो है वो, दादाजी जो है उनकी दादागिरी अब नहीं चल पाएगी। ये और ईरान ने मतलब साफ तौर पर एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि उसने बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो कर दिया है ईरान की दादागिरी के ऊपर भी। और जो उसने पलट के जवाब दिया, अभी तक ईरान के किसी सैन्य ठिकानों पर किसी ने हमला नहीं किए थे इस तरीके से जो ईरान ने किया। मतलब पिछले 20 वर्षों में तो कम से कम किसी ने इस तरीके से सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए थे, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जो ईरान ने करके दिए हैं। जी बिल्कुल, और करके दिए हैं और नुकसान भी उसमें हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का बाद में कुछ ही देर के बाद ये बयान आया था, जब ईरान ने हमले किए थे कतर और इराक के सैन्य ठिकानों पर, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर जो मिसाइल थे उनको हमने नाकाम कर दिया। लेकिन वहाँ की तस्वीरें बता रही थी, और ख़ास तौर पर कतर में जहाँ पर मिडिल ईस्ट की अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है, वहाँ ज़बरदस्त बमबारी हुई थी, मिसाइल से हमले हुए थे। वो तस्वीरें जो दिखा रही थी उससे बड़े नुकसान की आशंका, और ख़ुद कतर ने कहा था कि ये उनके देश पर ये जो मिसाइलें गिर रही हैं नुकसान हो रहा है। तो ये एक सामान्य हमला नहीं था, बहुत बड़ा हमला था, और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। आगे के लिए भी ये आशंका थी कि ईरान के ऊपर अगर फिर कोई हमला हम करते हैं तो वो दोबारा भी इस तरह से करेगा, क्योंकि वो बाकायदा बार बार ये कह चुका था। और एक बड़ी खबर अभी आ रही है अमलेंदु जी की, पंजाब से खबर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं विक्रम मजीठिया,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स के मामले में उनके घर विजिलेंस की छापेमारी हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम मजीठिया को, शिरोमणि अकाली दल के नेता है, पंजाब के पूर्व मंत्री हैं विक्रम मजीठिया, और ये बड़ी खबर आ रही है अभी की, शिरोमणि अकाली दल के नेता, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, और मजीठिया के करीब 25 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। तो एक बड़ी खबर ये, अमृतसर में उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है, उसमें और जो डेवलपमेंट होंगे वो अपने दर्शकों को बताएंगे आगे। और इधर 1 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो वो भी जो सूचना होगी वो भी हम बताएंगे। जी बिल्कुल, ये सूचनाएं आपको डीबी लाइव पर हम अपडेट करेंगे, सारी जानकारी देंगे। और ईरान इसराइल की युद्ध में जो ताज़ा तरीन खुलासे हो रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं, बहुत ही गंभीर हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा अमलेंदु जी, हम लोगों की जानकारी में भी या उसके पहले भी, कि राष्ट्रपति के दावे और जिसके लिए वो बाकायदा एक राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हो, उन दावों की हवा निकाल दी उन्हीं के अपने रक्षा मंत्रालय ने। ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और कम से कम अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ। बाद में बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं, 50 साल के बाद फाइलें खुली हैं कि कहाँ कहाँ CIA ने क्या क्या गड़बड़ियाँ की, कहाँ कहाँ अस्थिरता फैलाई, कहाँ कहाँ रिजीम चेंज की, ये सारी चीज़ें आई। लेकिन इसको लेकर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसी समय आ जाए और राष्ट्रपति जो ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हो और उस समय ये चीज़ें आ जाएंगी जी। तो और अपने ही देश के मीडिया हाउसेस को कह रहा है ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। नहीं, ये तो खैर वो पहले से कहते रहते, पिछले कार्यकाल में भी उनकी होती रहती थी। और इतना हुआ फेक न्यूज़ कि ट्रंप को ही फेक न्यूज़ बताना पड़ा, ट्विटर को उनको बैन करना पड़ा ट्विटर से। वो तो एलन मस्क ने अगर नहीं खरीदा होता तो ट्विटर पर उनका अकाउंट बहाल ही नहीं होता डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये हुआ, तो जो उनकी अपने मीडिया हाउसेस से वहाँ चलती रहती है। और वहाँ भी मीडिया 2 धड़ों में एक तरह साफ तौर पे बटा हुआ दिखता है। फॉक्स न्यूज़ है वो कहा जाता है कि बिल्कुल इनका ट्रंप का ही ये कहा जाता है कि वो हर समय ट्रंप महिमा यहाँ गाता रहता है। जैसे यहाँ हमारा जिसको मुख्य धारा का मीडिया है, जिसको बहुत से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो यहाँ मोदी चालीसा पढ़ता रहता है, ऐसी वो वहाँ ट्रंप चालीसा पढ़ता रहता है फॉक्स न्यूज़। लेकिन फिर भी वहाँ स्वतंत्र आवाज़ें हैं और वहाँ ट्रंप पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है समीर। ये महत्वपूर्ण बात है। और वहाँ पर अमेरिकी जो पेंटागन है, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय विभाग, उसकी एक रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए उससे ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, और न ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हाँ, ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ समय के लिए टल जरूर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है कि वो खत्म हो गया हो, जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। और ये उन्होंने अपने कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी और राष्ट्र के नाम संबोधन में भी ये बात कही। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों के तुरंत बाद ही ईरान की तरफ से ये बयान आया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ इमारतों को ही नुकसान पहुंचा है, जो उसका एनरिच्ड संवर्धित यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है, या फिर वो शांति के लिए जो परमाणु उसमें यूज़ होता है, वो सब उन्होंने सुरक्षित तरीके से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। और यही बिल्कुल रिपोर्ट पेंटागन की भी है जो ईरान ने दावा किया। तो पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मंत्रालय अपने देश के राष्ट्रपति के बयान को झूठा साबित कर रहा है और ईरान के दावे की पुष्टि करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पहले से ही ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप घिरे हुए हैं अपने देश में, विपक्षी पार्टियों में और अपनी ही पार्टी के भीतर, अब उनका संकट और गहराता जा रहा है। और इधर इसराइल में भी जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर, उसको लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी घिरे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के लोग अपने सरकार के समर्थन में, आयतुल्लाह अली खमेनी के समर्थन में जश्न मना रहे हैं और इस जीत का श्रेय उनको दे रहे हैं। आगे और भी रिपोर्ट्स अभी आएंगी, उन सब पर रहेगी हमारी नज़र। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।